मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बायनोमियल थ्योरम के अगले टॉपिक पर बात करेंगे, यानी अगले चीज़ों पर बात करेंगे। हमने बताया था बायनोमियल थ्योरम से एवरेज यदि आप निकालें तो लगभग जो है 1.5 क्वेश्चन यानी 1.5 का आता है, कभी 2 क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब यह है कि ज़्यादातर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए गए हैं। कभी कभार 1 क्वेश्चन भी पूछा गया है, यानी 1 क्वेश्चन भी पूछा गया है, 2 भी पूछे गए, 3 भी पूछे गए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जो बायनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा था उसी पर हम लोग बात करते हैं, उसकी अदर फॉर्म्स पर। अदर फॉर्म्स क्या होगी? मल्टीनोमियल पर बात करेंगे हम लोग। देखिए मल्टीनोमियल क्या है कि वो एक अदर फॉर्म ही है, उसकी अदर फॉर्म है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एन अदर फॉर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। अदर फॉर्म ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम की देखिएगा हम लोग अदर फॉर्म देख रहे हैं, और इस फॉर्म को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? मल्टीनोमियल थ्योरम बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए क्या आपने पढ़ा था बायनोमियल थ्योरम में? आपने पढ़ा है कि x प्लस ए टू दी होल पावर n आपने ले लिया। अब इसे ब्रेक करते हैं तो आप ब्रेक कर लेंगे, बाकी का समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये होता है समेशन r की वैल्यू 0 से लेकर के स्मॉल n तक, ये आप लिखते हैं। समेशन r की वैल्यू 0 से लेके स्मॉल n तक, और n कॉम्बिनेशन r h टू दी पावर n माइनस r, n कॉम्बिनेशन r h टू दी पावर n माइनस r इंटू ए टू दी पावर r। ये आपने पढ़ा है मल्टीनोमियल में। अब यदि इसी को ब्रेक करना चाहें तो यहाँ से n कॉम्बिनेशन r को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। यदि इसे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास समेशन r की वैल्यू 0 टू n, और इसे n कॉम्बिनेशन r को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये n कॉम्बिनेशन r की वैल्यू आपने लिख दी। और यहाँ पर क्या है? x टू दी पावर n माइनस r है इंटू ए टू दी पावर r है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो n माइनस r आ रहा है इस n माइनस r की जगह पर हम क्या रख दें? s रख दें। यानी n भी कांस्टेंट है और r भी ये कांस्टेंट है, दोनों ही यदि ये कांस्टेंट हैं, क्योंकि आपकी फिक्स यदि ये टर्म हो जाती है तो उस केस में आपका क्या होगा? n माइनस आर भी एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी। तो इसे हम यदि s से डिनोट कर दें या n माइनस आर को s से डिनोट कर दें, तब हमारी ये क्या कंडीशन मिलेगी हमको? तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं पुट n माइनस आर इक्वल टू एस पुट कर दिया हमने। तो इस तरह से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास r प्लस एस और इक्वल टू हो जाएगा n। यानी बीच में जितने भी ब्रेक लगे हमारे वो किसके बराबर होने चाहिए? प्लस ओवरऑल n के बराबर होना चाहिए। यानी देखिएगा s लिया और n लिया, यहाँ पर ये बराबर होगा। यानी यदि इसे आप निकालें x प्लस ए की होल पावर n इक्वल टू आप निकालना चाहें तब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये x प्लस ए की होल पावर n इक्वल टू, तो ये आपके पास हो रहा है समेशन r 0 टू n, r की वैल्यू क्या है? 0 टू n हो गया। ये हो जाएगा आपके पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और इंटू हो जाएगा s फैक्टोरियल। ये आपने ले लिया और इस तरह से x टू दी पावर हो जाएगा s और a टू दी पावर हो जाएगा r। ये हो रहा है आपका। इसमें आपको लगानी, तो जनरल टर्म की यदि हम इसकी बात करते हैं तो जनरल टर्म हमको क्या मिलती है इसकी? यदि हम इसके जनरल टर्म की बात करते हैं तो जनरल टर्म हमारे पास कौन सी होगी? ये होगी n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा x टू दी पावर s इंटू ए टू दी पावर r। ये हो जाएगी जनरल टर्म इसकी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर ये वैल्यू हो रही थी, है ना, ये r और s दोनों जो सम हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है? n के बराबर हो रहा है, जितनी इसकी हायर वैल्यू है, यानी जहाँ तक जाएगा ये।
आइए, या n ये पावर है जहाँ तक जाएगा एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हम क्या बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हमने बताया था जो पावर होती है उसी पावर में आप क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास n+1। और नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात करें, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ऑफ x1 + x2 + n शोन, और यहाँ आपने ले लिया xn तक, xn और इक्वल टू जो ये आपका हो रहा है वो हो रहा है n। तब इसका इस जो सॉल्यूशन है इज, वो सॉल्यूशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये होगा आपके पास n + r-1 और कॉम्बिनेशन ये होता है r-1, n + r-1 कॉम्बिनेशन r-1 ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। और ये अगला एग्जाम्पल जो हमारा होगा ये है 10th एग्जाम्पल। इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये है द कोफिशिएंट ऑफ x⁻10, x⁻10 का कोफिशिएंट निकालना है। और बायनोमियल एक्सपेंशन जो हमको दिया है, जो बायनोमियल एक्सपेंशन हमको दिया है वो क्या दिया है, 2x² - 3x की होल पावर 11 और x नॉट इक्वल टू 0 ये आपसे दे दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, यदि यहाँ से हम इसे लेते हैं, क्योंकि इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन हमें निकालना है कोफिशिएंट और ऑफ x की पावर 10 का, तो x की पावर 10 को हमें बराबर करना होगा। एक तो जो हमने वहाँ पर बताया था आपको वो आप ले सकते हैं, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2x - 3/x⁻, ये आपके पास क्या 11 है, ये 11 ले लिया। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको जो दिया जा रहा है वो x की पावर 10 के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो इक्वल टू पहले तो आप यहाँ पर समेशन ले लीजिए, ये होगा r+s, और r+s की वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो क्या होगी 11 होगी, दोनों की वैल्यू 11 होगी, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा 11 तक जाएगा। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। और ये जो आगे हो जाएगा ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन होता है r फैक्टोरियल और इंटू होता है s फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और s फैक्टोरियल। और यहाँ से x की पावर को लेके जाएं तो ये 2x यहाँ से हो रहा है, तो 2x⁻ आपका क्या होता है 2x⁻ कितना हो जाएगा s हो जाएगा, यानी फर्स्ट है। सेकंड में आपके पास क्या है, ये है आपके पास -3/x, और इसकी पावर की बात करेंगे तो ये पावर आपके पास क्या होगा r होगा, ये होगा अभी आपने पढ़ा है पीछे, वही हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो r की वैल्यू आप 0 से लेकर के ले रहे थे r+s = 11, ऐसे भी लिख सकते हो, r = 0 से r+s = 11 ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि r+s ही आपका क्या है n की वैल्यू है। चलिए इसे अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से समेशन आपने ले लिया r+s = 11 ऐसे नोट किया, और ये आपके पास हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल हो गया। अब यहाँ से 2 की पावर तो आपके पास x हो जाएगी और x⁻s होगी, और यहाँ से देखेंगे तो इंटू -3 की पावर आपके पास r होगी, और x की पावर होगी वो कितनी होगी -r हो जाएगी। ये आपके पास हो रहा है। अब x की पावर एक साथ कर दीजिए तो इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने समेशन यहाँ पर लगा दिया, या आइए हम थोड़ा इधर ही लिख दे रहे हैं, इधर डॉट डॉट में लिख देंगे। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपने लिया समेशन r+s⁻ आपका 11 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 11 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल हो गया इंटू s फैक्टोरियल हो गया, और ये हो जाएगा -1 की पावर आप r कर सकते हैं,
और इंटू 2 की पावर s हो गया, 3 की पावर r हो जाएगा और x की पावर हो जाएगा s माइनस आर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, s माइनस आर, यानी यहाँ पर हमें जो कोफिशिएंट लेना है वो क्या लेना है, ये 10 का लेना है। 10 का लेना है तो s माइनस आर है, s माइनस आर को हम किसके बराबर कर दें, 10 के इक्वल कर दें, और 10 के इक्वल कर देंगे तो आराम से इसका कोफिशिएंट हमें पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10, x टू द पावर 10 के कोफिशिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा 2, और ये हो गया यहाँ पर 2 की पावर s और x की पावर s, और यहाँ पर देख लीजिएगा कुछ बच तो नहीं रहा है, यहाँ पर एक गलती हो रही है, पावर लगाना भूल गए हम, ध्यान चला गया, नहीं तो गड़बड़ा जाता है। यहाँ पावर लगा दीजिए, पावर लगाएंगे तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, पावर लगाएंगे तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, और यहाँ पर तो आपका ठीक है, ये भी आपका यहाँ से 2s हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, जो ये 2s माइनस आर है ये आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। अब इस तरह से वैल्यू आपको लेनी है कि 2s माइनस आर की वैल्यू आपको कितना मिले, 10 मिले। इस तरह से यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन r प्लस एस की वैल्यू जो आपको है वो क्या है, 11 है, ये हो गया। एंड जो आपको पता है वो r प्लस एस की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 11 है। तो r प्लस एस इक्वल टू 11 हो गया, और ये आपके पास हो रहा है माइनस आर प्लस 2s इक्वल टू आपके पास कितना हो रहा है, ये 10 हो रहा है। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 3s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह से s की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब s की वैल्यू 7 यहाँ लगा दीजिए तो r की वैल्यू जो आपके पास हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से r और s की वैल्यू आपको पता चल गया। अब ये वैल्यू आप आराम से लगा सकते हैं, r और s की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, क्योंकि 10 वाले इसमें आपको रखना है। तो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कोफिशिएंट के लिए बात कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट आपके पास क्या होगा, चलिए कोफिशिएंट हम लोग लिख ले रहे हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन r कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया। अब देखिएगा यहाँ से x की पावर जो वो तो 10 ही हो जाएगी, बाकी का यहाँ पर आपको लगाना है, r की पावर कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो -1 की पावर जो 4 होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की पावर s यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर आपके पास होगा वो 4 होगा, बाकी का x की पावर 10 तो वो बचेगा ही। ये आपने ले लिया। यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, 2 की पावर 7 और 3 की पावर जो आपका हो रहा है वो 4, 2 की पावर 7 3 की पावर 4, जो ऑप्शन है आपके पास वो सही है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से देखिएगा ये 4th ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया इसका। चलिए आइए अब हम लोग अगले उस पर बात करते हैं, एग्जाम्पल पर। देखिए यहाँ पर जो आपके पास था वो बाइनोमियल था, यहाँ पर देखिएगा कौन सा है, ये ट्राइनोमियल है। वो बाइनोमियल थ्योरम थी, एक तरह से कह सकते हैं ट्राइनोमियल थ्योरम है, यानी कहने का मतलब इसमें से दो को मिला के पहले एक बना लिया जाए तब किया जाए, और उसके बाद में फिर प्लस किया जाए। एक तो आपके पास ये चीज हो जाती है। चलिए आइए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग बात करते हैं। चूंकि हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn तक लिया था, उसी चीज को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 3z और इसकी होल पावर है हमारे पास वो क्या है, 10 है। इक्वल टू समेशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस एस प्लस टी इक्वल टू, यहाँ पर हम लेना चाहें तो ये पावर 10 हो जाएगी हमारी। मल्टीनोमियल आपने थ्योरम लगा दी यहाँ पर, है ना, r प्लस एस प्लस टी लगा दीजिए, या r1 प्लस r2 प्लस r3 लगा दीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, p q r लगा दीजिए, जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ABC लगा दीजिए, जो भी लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, r फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर अब आपका क्या लिखा जाएगा,
क्योंकि आप पावर देख रहे थे यहाँ आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल ये, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है आपके पास 2x, तो 2x की पावर जो हो जाएगा 2x की पावर आपका क्या हो जाएगा r हो जाएगा। दूसरा है आपके पास y की पावर हो जाएगा वो s हो जाएगा। तीसरा है t और ये हो जाएगा 3z की पावर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब इसे और आप ब्रेक कर सकते हैं आराम से, अब इसे आप आराम से और भी ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इक्वल टू हमने लगाया, यहाँ पर देखिएगा समेशन ये आपने ले लिया r प्लस एस प्लस टी और इक्वल टू 10 आपने लिया। अब यहाँ पर ये आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन ये r फैक्टोरियल इंटू एस फैक्टोरियल इंटू टी फैक्टोरियल आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा इंटू 3 की पावर t हो जाएगा और ये आपके पास हो रहा है वो हो रहा है x की पावर r और y की पावर s और z की पावर t, ये आपके पास हो रहा है। तो r की वैल्यू यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट लेना है तो r की वैल्यू आप 2 ले लीजिए और s की वैल्यू 5 ले लीजिए और ये ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 y टू द पावर 5 एंड z टू द पावर 3। इसके लिए r की वैल्यू 2 हो जाएगी, s की वैल्यू 5 हो जाएगी और t की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब इसमें आराम से लगा सकते हैं कोफिशिएंट में ये, तो यहाँ पर आप लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y टू द पावर 5 और z टू द पावर 3। तो पहले यहाँ से r s t तीनों आपको पता ही चल गया है, अब ये अलग से निकालना तो है नहीं। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन r, यानी ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल और इसके बाद होगा 3 फैक्टोरियल। अब ये देखिएगा यहाँ पर इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर और भी लगा दीजिए x, और ये चूंकि इसकी तो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो हमें कोफिशिएंट ही पूछा जा रहा है। तो अब आराम से यहाँ पर इन वैल्यूज़ को निकाल करके आप रख सकते हैं, इन वैल्यूज़ को निकाल के आराम से रख सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट आ रहा है, इसे और सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर यहाँ से देखिएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन ये आपके पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। देखिएगा ये ऑप्शन जो आपका सही है वो 4th ऑप्शन सही है, बाई मिस्टेक यहाँ पर हो गया होगा, ये यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं, और अगला एग्जाम्पल आपका जो होगा वो होगा द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ये। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछी जा रही हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही हैं, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ पर n इक्वल टू आपको 12 दे दिया है और r की वैल्यू कितनी दे दिया, एक्सपेंशन ऑफ ये बात कर रहा है तो r की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टर्म आपके पास ये, दूसरी ये, तीसरी ये है, तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपने वहाँ क्या लिखा था, n प्लस r माइनस 1 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 ये लिखा था, तो यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो गई 12 हो गया, प्लस आपके पास 3 हो गया, माइनस 1 कॉम्बिनेशन 3 माइनस 1। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू 14 कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2। जब 14 कॉम्बिनेशन 2 को ब्रेक करेंगे तो 14 इंटू 13 अपॉन आपका हो जाएगा 2 से ये आपका ब्रेक हो गया 7 टाइम्स, और ये होता है 13 7 जा 91, 13 7 जा 91। इस तरह से आपने देखा तो सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। आइए आगे हम लोग और एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपका द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब
टू द पावर 10 इज, इसमें हमें बात करनी है। तो वैसे आप आराम से इसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास क्या है 1 + 3x ले लिया, यहाँ पर -2x की पावर 3 ले लिया, और इसकी पावर हो रही है वो कितनी हो रही है 10 हो रही है। इस तरह का क्वेश्चन वैसे मैंने आपको बता दिया है ना, इस तरह का क्वेश्चन बता दिया है, तो आराम से इसे वैसे आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, यदि कहिए तो चलिए मैं थोड़ा सा और हिंट कर दे रहा हूँ आगे, जिससे कोई प्रॉब्लम और न हो। तो ये हो जाएगा r + s + t = हो जाएगा पावर 10, 3 टर्म हो रही हैं, 3 में डिवाइड कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू t फैक्टोरियल। पहला होगा तो 1 की पावर r हो जाएगा इंटू 3x टू दी पावर s हो जाएगा इंटू ये होगा -2 और x की पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगा वो क्या होगा t होगा। अब आप आराम से यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, इक्वल टू ये हो गया समेशन r + s और +t = 10 हो गया, और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s फैक्टोरियल और इंटू t फैक्टोरियल। अब ये तो वैल्यू आपकी 1 ही हो जाएगी, यहाँ से 3 की पावर हो जाएगा s और x की पावर हो जाएगा s, और ये हो जाएगा -1 की पावर होगा t इंटू 2 की पावर t और x की पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 3t। अब यहाँ पर देखिएगा r + s + t = ये आपके एक तो 10 हो गया। अब वो किसके एक्सपेंशन की बात कर रहा है, x की पावर 7 की एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 3t और +s, 3t + s = आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एक तो यहाँ से आप देखेंगे कि r + s + 10, ये r + s + t = 10 हो गया, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये पावर s हो रही है, यहाँ से 3t हो रही है, तो s + 3t = जो आपका हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ये आपके पास हो रहा है। यहाँ से अब वैल्यूज को आप निकाल के आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ से करने के लिए आप क्या करेंगे, एक में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे s की वैल्यू है यहाँ से लगा करके इस दूसरे में लगा दीजिए, तो r और t के फॉर्म में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, और r + ts ये वैल्यूज हैं। अब इनका जो प्रोफॉर्मा बनेगा, प्रोफॉर्मा आपको बनाना पड़ेगा, जो प्रोफॉर्मा बनेगा वो बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से s की वैल्यू एक में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये दिस इम्प्लाइज s = हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 7 - 3t, 7 - 3t हो जाएगा, और 7 - 3t हो गया। यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास r हो जाएगा +7 होगा -3t, और ये +t हो गया = आपके पास क्या हो गया 10 हो गया। अब यहाँ से और सॉल्व कर लीजिए, यदि आप और सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, 2t ये जाएगा तो ये 2t पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज r = 2t पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 3 + 2t, ये r की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल रही है। अब इस तरह से आपको ये सिंबल लेने हैं कि एक हम t की वैल्यू मान लें, अपनी ओर से मान लें, या इस तरह से भी ले सकते हैं कि दैट इज, यदि आप लेना चाहें तो ऐसे ले लीजिए कि जो r की वैल्यू है ये 3 + 2t है, और s की वैल्यू है ये 7 - 3t है, यानी दोनों ही t के फंक्शन हो गए। तो इसमें से आराम से आप वैल्यू लगा सकते हैं सच दैट, तो यहाँ से ये किस तरह से होना चाहिए, सच दैट किस तरह से होना चाहिए, अब ये और देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से होना चाहिए कि आपने कहा कि r + s + t की वैल्यू है ये 10 होनी चाहिए प्लस करके, इसका मतलब r और ये s और t ये तीनों ही आपके 10 से छोटे होंगे, है ना, सच दैट, यानी r भी हो गया, s भी हो गया, t भी हो गया, निश्चित रूप से r भी हो गया, s भी हो गया, और आपके पास ये t भी हो गया, ये निश्चित रूप से 10 से कैसे होने चाहिए, या तो स्मॉल होने चाहिए या इक्वल हो सकते हैं, लेकिन 0 से ये बड़े भी होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, क्योंकि जो है कॉम्बिनेशन जो आता है वो या तो 0 पर आता है या उस पर आता है। अब यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आप पुट कर लीजिए, नाउ चलिए अलग अलग हम ले रहे हैं।
एट किस पर ले लें, आर की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, या टी की वैल्यू चलिए हम 0 पर ले ले रहे हैं। टी की वैल्यू 0 हमने लगा दी, टी की वैल्यू 0 लगाएंगे तो आर की वैल्यू 3 मिलेगी, टी की वैल्यू 0 मिलाएंगे देन तब आर की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, और एस की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो इस पर भी आप रख सकते हैं, जैसे और टर्म्स हैं औरों पर भी रख सकते हैं। जब टी इक्वल टू 1 भी आप लेना चाहें तो टी इक्वल टू 1 ले लीजिए। एट टी इक्वल टू 1 पर आपका कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 1 यदि यहाँ से लेते हैं तो ये आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, देन आर की वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी एस की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और भी लेना चाहें तो टी पर ले लीजिए, एट टी इक्वल टू 2 पर ले लीजिए, 2 पर लेंगे देन तब आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 ले लिया, 2 लेंगे तो 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, आर की वैल्यू 7 हो जाएगी, और एस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आपने लगा दिया 2, तो ये हो जाएगा 6 1, एस की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ये हो गया। ऐसे और भी पेयर्स आप ले सकते हैं आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए डॉट 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 हम दिखा देते हैं कि और भी इस तरह से ले रहे हैं। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अब इसे क्या लिखा जा सकता है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 10, अब आर एस टी की वैल्यू जो जा रही है, जितने टर्म्स तक ये देना शुरू करेगा वहां तक आप इसे लगाना शुरू करेंगे कि जहां से कि टी की वैल्यू लगाने पर नेगेटिव वैल्यू न आने लगे किसी की भी। 0 तक तो चलेगा, लेकिन जहां नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा तो वहां नहीं चलेगा, क्योंकि आर एस टी में से कोई भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 तक तो हो सकता है। तो वही चीज है। अब यहां पर यदि हम इसकी बात करते हैं तो यहां आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल हो गया, एक 7 फैक्टोरियल हो गया, और दूसरा आपका क्या रहा लास्ट में है टी, जो 0 आपने लिया था 0 फैक्टोरियल हो गया। अब यहां पर लगाएंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7 होगा। आगे थोड़ा भूल रहा हूं मैं, देख लेता हूं, 3 की पावर 7 हो गया, और टी की वैल्यू जो वहां पर ले रहे हैं एस एक्स की वैल्यू जो आपका ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर टी हो रहा है एक्स, और ये एस प्लस 3 टी, एस प्लस 3 टी हो रहा है। तो चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं, 3 की पावर कितना हो जाएगा 7, -1 की पावर हो जाएगी 0, और 2 की पावर 0 इंटू -1 की पावर 0 और इंटू 2 की पावर भी आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 10 का कोफिशिएंट हम ले रहे हैं। पहला ये t इक्वल टू किस पर लिया आपने, 0 पर ले लिया, प्लस दूसरा लेंगे तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब आर एस टी जो आप ले रहे थे तो इस पर देखिएगा 1 पर आपकी क्या वैल्यू निकल के आई थी, ये t की वैल्यू बने R5 यानी 5 फैक्टोरियल हो गया। ये देखिएगा ये s है, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और इंटू 1 फैक्टोरियल। अब यही वैल्यू जो इसमें आ रहा है वो 2 की पावर के और उसके फॉर्म में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4, ये हो रहा है आपका 3 की पावर 4 इंटू -1 की पावर आपका 1 हो रहा था, और साथ में क्या हो रहा था शायद 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा हो गया। आगे और आप बात करते हैं प्लस, प्लस यहाँ पर अब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल फिर हो रहा है अपॉन तीसरा है, तो ये आपके पास होगा 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखिएगा 2 से ज़्यादा टी की वैल्यू लेने लगेंगे तो नेगेटिव मिलने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा ये एस माइनस कुछ करके था ना 3t, तो 2 से ज़्यादा लेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से जैसे 3 लेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 9 होने लगेगा, है ना, या कुछ और जो भी ज़्यादा होने लगेगा ये देखेंगे यहाँ पर।
ये 7-3t है। जैसे ही यहाँ पर t की वैल्यू 2 से ज़्यादा लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7, तो s की वैल्यू नेगेटिव आने लगेगी। तो हमें नेगेटिव नहीं लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है, ये हमने बताया था। तो इस तरह से 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 की पावर 1 3 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ 10। अब इस सब को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो जो भी आपका आंसर हो जाएगा, इनको ऐड करने पर जो भी आपका आंसर हो जाएगा, वैसे देखिएगा ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, नहीं ये अलग अलग हो रहा है, ये भी अलग अलग हो रहा है। इसे अब आप जो है वो कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आप टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ से जो भी आंसर आएगा वही आप टिक कर लेंगे। तो संभवतः यहाँ पर जो आंसर आपका आना चाहिए वो 145 करके था। देखिए 145, 2 की पावर वहां पर कितना आ रहा है, प्लस कर रहे हैं तो ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो रहा है। क्योंकि सभी को सॉल्व करना है, आपको टोटल को सॉल्व करना है, तो वो निकल के आएगा। ये देखिएगा, आगे देखिएगा हम लोग और बात करते हैं, आगे हम लोग और बात करते हैं, और ये जो बात करेंगे आपका ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बात करेंगे। देखिए ग्रेटेस्ट टर्म क्या होती है, अभी इसमें ग्रेटेस्ट टर्म होगा, मिडिल टर्म होगा, दोनों से ही आपसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of x plus a की होल पावर n, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की होल पावर n, इस पर हम लोगों को बात करनी है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि लेट r प्लस 1th टर्म इसकी ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया लेट tr प्लस 1, एक तो ये आपने ले ली, ये क्या है आपकी, ये r प्लस 1th टर्म है, ये आपने ले लिया। दूसरी टर्म जो आपने लिया वो कौन सी ली है, rth टर्म ले ली, एंड rth टर्म। चलिए और rवीं जो टर्म है आपके पास rth टर्म, तो ये आपने क्या ले लिया, इसे tr से डिनोट कर दिया ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होगा, या तो ये tr प्लस 1 tr से बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, यही के बीच में हम लोग लेना चाह रहे हैं। यानी ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो पूरे उसमें कोई एक ग्रेटेस्ट टर्म होगी ना, अब उसके पास भी कोई टर्म होगी उससे बड़ा होगा, तो वो दो टर्म हमने ये ले लिया। अब इसमें जो बड़ी होगी वही हम बड़ी मान लेंगे। आइए अब वो उसके लिए भी रूल एंड रेगुलेशन बन जाएंगे, कुछ चीज़ें कंडीशंस हैं वो ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर यदि हम tr प्लस 1 अपॉन tr निकालना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r, ये n कॉम्बिनेशन r प्लस 1, नहीं 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 tr प्लस 1 है, ये n कॉम्बिनेशन r, और आपका क्या होगा n कॉम्बिनेशन r x की पावर n माइनस r, और x और a की पावर एक्सपेंशन x प्लस ए लिया, a की पावर r अपॉन ये होगा इसके लिए n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस r प्लस 1 और a टू दी पावर हो जाएगा r माइनस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ऊपर पावर एक आपकी ज़्यादा है, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर एक ही बचेगी, यहाँ पर नीचे ज़्यादा है तो a अपॉन एक्स के फॉर्म में बचेगा, a अपॉन एक्स के फॉर्म में बचेगा तो ये क्या बचेगा आपके पास n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1, और अपॉन जो यहाँ से बच रहा है वो आपका क्या बच रहा है, r बचेगा, और इनटू आपके पास हो रहा है वो a अपॉन एक्स, ये वैल्यू बच रही है। जो बची हुई वैल्यू है वो आपने यहाँ पर लिख दी, नहीं तो उसे ब्रेक करके देख लीजिएगा, यही बचेगी। अब r से हमने क्या करें, r से इसे अलग अलग यदि वो कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा n+1 अपॉन r हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू a अपॉन एक्स। ये हो गया। अब ये वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इस पर डिपेंड करेगी ये वैल्यू, जो ये TR+1 अपॉन TR है वो इस पर डिपेंड करेगी कि ये छोटा होगा बड़ा होगा, 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है कि 1 के बराबर है। 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। यदि 1 से के बराबर होगा तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगी, और यदि ये 1 से छोटा होगा, लेस देन 1 होगा, तो TR ग्रेटर देन TR+1, और यदि स्मॉल होगा तो फिर आपका ये छोटा हो जाएगा। आइए अब यहां पर हम बात करते हैं फॉर ग्रेटेस्ट टर्म के लिए। फॉर ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म के लिए आपका क्या होता है? ग्रेटेस्ट टर्म के लिए हमने कहा कि जो TR+1 है ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा TR से, TR से छोटा होगा। इन दोनों में से एक होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा TR से। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका मतलब TR को एकदम इधर ट्रांसफर कर दें तो ये आपका हो जाएगा TR+1 अपॉन TR आपने ले लिया। अब ये यहाँ पर 1 बचेगा। आप देखिएगा ये ग्रेटर देन हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। वो क्या है? 1 से। ये यहाँ से आपका निकल के आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, TR+1 अपॉन TR की वैल्यू हमने ये ले चुके हैं यहाँ से, तो ये इस तरह से इसलिए यहाँ पर आप कर सकते हैं कि n+1 अपॉन r और -1, और ये हो जाएगा a अपॉन x। ये ले लिया। अब ये क्या होगा? या तो ये ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा या फिर आपका लेस देन होगा 1 से। ये ले लिया आपने। अब यहाँ पर यदि ये लेते हैं तो इसके बाद और क्या निकल के आ जाता है कि जब हम इसे अलग अलग इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इम्प्लाइज, यदि यहाँ से इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन r इंटू a अपॉन एक्स। ये हो गया। अब देखिएगा a अपॉन एक्स का 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इधर ट्रांसफर कर दें तो ये ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा या लेस देन होगा 1 से। 1 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, और ये a अपॉन एक्स और इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा a अपॉन एक्स। ये ले लिया। ये रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से? अब यहाँ से यदि हम r को अकेला रखना चाहें, r को यदि हम अकेला रखना चाहें, क्योंकि r के बेस पर ले रहे हैं, तो r को इधर ले जाएं और बाकी का 1 प्लस इसको हम इधर ले आएं, a अपॉन एक्स को, तो इधर भी ला सकते हैं। नहीं तो a अपॉन एक्स से पहले इधर डिवाइड कर दीजिए तो ये x अपॉन a और +1 हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास n+1 अपॉन r हो गया, इज ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा या फिर ये लेस देन होगा। a अपॉन एक्स ले जाएंगे तो उधर डिवाइड में जाएगा, a अपॉन एक्स से ये a अपॉन एक्स तो x अपॉन a हो जाएगा, और प्लस उधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ से इम्प्लाइज करें तो इम्प्लाइज हमें क्या हो जाएगा? r की वैल्यू ले रहे हैं, इसे इधर अपॉन ले आएँ तो ये हो जाएगा आपके पास n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन a। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा या फिर लेस देन होगा, और ये हो जाएगा r से। ये देखिएगा कंडीशन आपकी हो रही है। इस कंडीशन पर r की वैल्यू जिस तरह से चलेगी इस बेस पर हम लोग ले लेते हैं, और यदि इसे हम लेना चाहें तो इसे इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो चलेगा केस, यहाँ से और की यदि हम लेना चाहें तो और आपका क्या हो जाएगा? ये होगा, और r की वैल्यू है वो आपकी या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी या फिर ग्रेटर देन होगी, और ये किससे होगी? ये होगा n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन a से। ये कंडीशन ले ली। अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि ये हमारा इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन देयरफॉर यहाँ से यदि हम बात करें, या देयरफॉर यहाँ से हम लोग ले लें तो ये देयरफॉर जब ये वैल्यू हमारी हो रही है तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर लिया है TR+1, ये निश्चित रूप से ये और
इक्वल और लेस देन, ये किससे होगा, टी आर से होगा, अकॉर्डिंग एज, ये कैसा होगा, अकॉर्डिंग एज, ये तब होगा कि जब आर की वैल्यू आपकी क्या आ रही थी, पहले लेस देन आ रही है, उसके बाद में ये आ रही है, और उसके बाद में ये ग्रेटर देन आ रही है, किससे, n+1 n+1 अपॉन 1+x/a से, ये लिख दिया आपने, ये हो गया। अब यहाँ से देखिएगा केस फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, इसे चाहें तो आप इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। आगे देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, ये देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट ये आइए, आर इज लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन n+a अपॉन 1+x/a। आइए अब इस पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में इफ हमने कहा कि जो हमारे पास वहां क्या था, n+1 अपॉन और 1+x/a था, तो ये आपका क्या हो सकता है, एक तो ये इंटीजर हो सकता है, एक तो ये आपके पास क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। जब इंटीजर होगा तो इसको हमने मान लिया स्मॉल m, इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया से। चलिए जब सेम हो जाएगा ये r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, m से कुछ बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं और बराबर हो सकती हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग लिख दीजिए। देन चलिए देन तब आप क्या करेंगे, देन जो आपने निकाला है वही आप यहाँ लगा दीजिए। तो आपका ये क्या है, जो TR+1 इज ग्रेटर देन TR हो जाएगा, और किस पर होगा ये, R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, फॉर R की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगी, m-1 तक जाएगी, यहाँ तक पे रहेगा। लेकिन जीरो इसमें चूंकि R आपका उसमें होगा जो चूजन किया जाएगा, तो जीरो मत लीजिएगा, ये हो जाएगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि देन इस केस में, तो यहाँ से जो TR+1 है, देन TR+1 है यहाँ से ये, लेकिन देन हम पहले ही लिख चुके हैं, इक्वल टू TR कर दीजिए, देन को हटा ही देते हैं, ये ले लिया। अब यहाँ से ये कब होगा, फॉर ये जब होगा जब R की वैल्यू किसके इक्वल होगी, M के इक्वल होगी, M के इक्वल होगी। इसी तरह से एंड यदि यहाँ से हम TR+1 इज लेस देन हम ले रहे हैं TR, ये कब होगा, ये जब होगा जब फॉर R की वैल्यू क्या होगी, M से बड़ी, यानी m+1 m+2 एन शॉन, ये कहाँ तक जाएगी, n टर्म्स तक ले रहे थे तो n तक चली जाएगी, तब ये होगा। इस तरह से देखिएगा जो सीरीज हमको मिल रही है, ये क्या मिल रहा है, जो एक्सपेंशन में की जो सीरीज मिल रही है T1, और ये हो रहा है इज लेस देन T2 इज लेस देन T3। देखिए इसी तरह से मिल रहा है ना, पहले पर m की वैल्यू ये m-1 तक, देखिएगा TR+1 इज ग्रेटर देन TR, या और यहीं पर लेना चाहें तो ये इंप्लाइज आप ये भी कह सकते हैं कि TR इज लेस देन TR+1, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा Tm-1 तक, और जैसे ही यहाँ पर आपकी m की वैल्यू ये हो जाएगी, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो Tm किसके बराबर हो जाएगा, Tm जो बराबर हो जाएगा वो Tm+1 के बराबर हो जाएगा, इस लेस देन Tm इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा Tm। अब देखिएगा यहाँ पर m+1 की बात करने लगे, m+1 की बात करने लगे, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा, आगे जब देखेंगे तो m+1 जब हम रखते हैं, तो अब यहाँ पर देखिएगा Tm+1 से ये TR+1 छोटा होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा Tm+2, और ये हो जाएगा Tm+3 एंड सो ऑन, और ये आपका हो जाएगा Tn, ये हो जाएगा Tn। ये हो गया। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट टर्म हो रही है वो कौन सी हो रही है, ये दोनों ही ग्रेटेस्ट टर्म्स हो रही हैं, ये दोनों ही आपके पास हो रही हैं, वो ग्रेटेस्ट टर्म्स हैं ये।
यही टर्म्स आपको वहां पर भी फाइंड करनी होंगी। यदि एक्सपेंशन कोई दे दिया जाएगा तो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। अब केस सेकंड पर हम लोग बात करते हैं। पहले में तो हमने ये इंटीजर ले लिया था, अब यहां पर कह रहे हैं कि ये इंटीजर नहीं है। इफ n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए और नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। जैसे इंटीजर नहीं है इसका मतलब 9.2 9.1 हो जाए, 10.1 हो जाए, जैसे ये इंटीजर नहीं है। इस तरह से कोई वैल्यू निकल के आएगी, 2.5 हो गया है ना, 8.7 हो गया, ऐसे निकल के आएगा। तो इसमें जो 8.7 है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 8। 10.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 10। तो एक तरह से 10.5 में एक इंटीजर छुपा हुआ है 10, 9.8 में एक इंटीजर छुपा हुआ है 9। वही चीज हम यहां पर लेंगे, इसका वही को उसी को ले लेंगे। तो चलिए यहां पर हमने ले लिया कि लेट एम बी द इंटीग्रल पार्ट अब ये इंटीग्रल पार्ट हमने अभी आपको बताया था कि छुपा हुआ है, और ये किसमें ऑफ किसमें छुपा हुआ है, चूंकि 10 ले रहे थे लेकिन हम इसकी जगह पर ले रहे थे नॉट इंटीजर की जगह, तो n+1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए, इसमें हमने एक m पार्ट मान लिया। देन फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट आपने वो पीछे आपने इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट, उसी से हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TR+1 इज ग्रेटर देन TR होगा, और फॉर किसके लिए होगा, R की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगी, M तक जाएगी। इसी तरह से देखिएगा एंड, अब चूंकि ये पॉइंट में फंस गया तो इंटीजर आना है हमें, तो इंटीजर ये R की वैल्यू इंटीजर में ही हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू आपकी पॉइंट में आ रही होगी। तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो TR+1 होगा अब यहाँ पर लेस देन होगा फिर, और ये हो जाएगा TR, और ये होगा आपका फॉर R की वैल्यू M+1 कॉमा M+2 और कॉमा एन शोन जाएगी, वो कहाँ तक जाएगी, N तक जाएगी, N तक जाएगी। ये ले लिया। तो यहाँ से फिर आपका क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से यदि हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो दिस इम्प्लाइज, आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये मिलेगा कि T1 इज लेस देन T2 और इज लेस देन एंड सो ऑन, और ये आपके पास हो जाएगा लेस देन Tm इज लेस देन Tm+1 और इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन होगा, ये होगा Tm+2 से, और ये भी आपका ग्रेटर देन होगा, ये होगा Tm+3 से, इज ग्रेटर देन एंड सो ऑन, और इज ग्रेटर देन हो जाएगा Tn। तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट टर्म हो रही है वो कौन सी है, ये वाली टर्म। तो ये टर्म है आपके पास, ये है आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म यानी Tm+1 टर्म है, ये ग्रेटेस्ट टर्म है। और जब ये इंटीजर नहीं है m तब, वो सॉरी m तो इंटीजर ही है, जब ये इंटीजर नहीं है तब। और यदि ये इंटीजर है तो फिर ग्रेटेस्ट टर्म आपके पास दो होंगी, एक Tm होगा और Tm+1 होगा, दोनों टर्म आपके पास होंगी, वो कैसी होंगी, सेम होंगी। अब देखिएगा यही इसी तरह से आप ग्रेटेस्ट टर्म आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल पर बात करते हैं। जो एग्जाम्पल है हमारे पास अगला, देखिएगा क्या एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है हमारे पास 14, इसमें बात कर रहा था ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन पर बात हो रही है। तो चलिए अब यहाँ पर वो कह रहा है कि व्हेन x की वैल्यू जो दे दी है उसने 2/3 दे दी है। आइए सॉल्यूशन पर बात करते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। x की वैल्यू आपको 2/3 दे दी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, वही TR+1 अपॉन TR आपने निकाला, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जब आप लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 11 - R, चूँकि n माइनस ये +1 - R आता था, n+1 - R आता था, यही चीज़ आपने देखा था, और ये अपॉन हो रहा है R, और ये हो गया a की जगह पर तो आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, और ये x आपने ले लिया, और x की वैल्यू हो रही है, वो हो रही है आपकी 2/3, x की वैल्यू हो रही है, वो हो रही है 2/3। अब यहाँ से यदि हम वैल्यू इसको निकालना चाहें तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यदि यहाँ से वैल्यू आप लेना चाहें
और वो कह रहा था ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना व्हेन x इक्वल टू 2/3 ये दे दिया है। नाव चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ये वैल्यू है ये कैसी है, 1 से ग्रेटर देन, ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहा है तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए, यही आपने पढ़ा था। अब यहाँ से ग्रेटर देन होगा तो इसका मतलब दिस इम्प्लाई, यहाँ से r की वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, है ना। 3 का इधर मल्टीप्लाई करिए और 2 का इस तरह से होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद में जो r की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी ये हो जाएगा r इज लेस देन, ये हो गया, ये 5 आना चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो इंटीजर है m की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी वो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज, यहाँ से आप देखेंगे तो m इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये तो यहाँ से आपको निकालना है 4 + 1, चूँकि m + 1 टर्म आपको निकालनी थी तो ये टर्म आपने निकाली, ये टर्म आप निकालेंगे तो इसका मतलब आपका कौन सा टर्म हो जाएगा, ये 5th टर्म हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा 5th टर्म की बात हो रही है, और 5th टर्म निकालेंगे यही आपकी क्या होगी, ग्रेटेस्ट टर्म होगी। इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इज द ग्रेटेस्ट टर्म, यही अभी आपने पढ़ा था, यही आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म है, यही आपने पढ़ा था। तो यहाँ से ये निकाल लीजिएगा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, TR+1 की बात करते हैं तो T4+1 की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपके पास ये 5th टर्म की बात हो रही है तो T4+1 हो गया। और T4+1 को यदि हम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये n कॉम्बिनेशन 4, तो n की जगह पर आपका कितना है, 10 है, n की जगह पर आपके पास 10 है तो यहाँ पर 10 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 10, और कॉम्बिनेशन कितना हो गया यहाँ से, ये 4, 10 कॉम्बिनेशन आपका कितना हो गया, ये 4 हो गया। और यहाँ पर x टू दी पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x टू दी पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिएगा x टू दी पावर 4। अब यहाँ पर 10 कॉम्बिनेशन 4 को भी ब्रेक कर लीजिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन 4 को ब्रेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10, और 6 से 6 हो जाएगा तो 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, इंटू 6 हो गया, अपॉन ये हो गया 4, 3, 2 इंटू 1, ये आपका होता है x की जगह पर 2/3 है तो ये हो जाएगा 2/3 टू दी पावर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। चलिए अब हम लोग और बात करते हैं। यहाँ पर यहाँ से 4 से इसे 4 को, इससे 4 से 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, देखिएगा कौन सा आंसर सही आ रहा है। तो एक तरह से आप देखिएगा 2 की पावर 4, और यहाँ से यदि लेंगे तो हमें लग रहा है कि इसमें से कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुई होगी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये लास्ट वाले को हम लोग लिख दे रहे हैं नॉन ऑफ दीज, लास्ट वाले को हम लोग लिख दे रहे हैं नॉन ऑफ दीज। चलिए अब यहाँ पर ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा आपके पास, 2 की पावर 4 हो रही है, एक 2 आपके पास यहाँ पर है, 2 की पावर 5 हो गई, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 हो गया। अब 3 की पावर कितना होगा, यहाँ से 2 की पावर 6 हो गया, इंटू, अब 3 की पावर की बात करें तो 3 की पावर यहाँ पर 2 हो रहा है, 3 की पावर 2 हो रहा है, और यहाँ से 3 की पावर माइनस ये 4 होगा तो इंटू 3 की पावर आपके पास -2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। यदि इसके फॉर्म में भी किसी में चेंज करना चाहें तो देख लीजिएगा ये चेंज होगी नहीं, जहाँ तक है किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 4 चौका 16 चौका 64 64, और ये हो जाएगा आपके पास 5 से 5 चौक 20 5 चिक 30 5 चिक 30 हो गया। और ये चूँकि 3 की पावर -2 आ रही है, कहीं -2 आ ही नहीं रही है इसमें, है ना, तो 64 ये हम ले लेते हैं, ये 5 चौका 20 और 5 चिक 30 3, ये अपॉन हो जाएगा 9, ये वैल्यू आएगी। नॉन ऑफ दीज आपका ऑप्शन सही होगा, ये 4th ऑप्शन आपका क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, अगले उस पर बात करते हैं, एग्जाम्पल
15 पर, एग्जाम्पल 15 में आपका क्या है, एग्जाम्पल 15 में देखेंगे आपको दिया गया है, गिवन दैट फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतने इच हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैक्सिमम टर्म दे दी है, फोर्थ टर्म है वो आपकी कैसी है, मैक्सिमम है, यानी ग्रेटेस्ट टर्म है। मैक्सिमम टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि T4/T3 की बात करें, ये मोड लीजिएगा, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा। एंड इसी तरह से यदि आप यहाँ पर क्या लेते हैं, T4/T5 लेते हैं और T4/T5 लेते हैं, तो ये वैल्यू भी आपकी जो होनी चाहिए वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये लेना है। और इनको लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे। और यदि लेना चाहें तो यहीं से आप चीज़ ये भी दिखा सकते हैं कि T5/T4 लेंगे, T5/T4 लेंगे तो इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ये होना चाहिए। अब यहाँ से T3 की वैल्यू निकाल लीजिए, T4 की वैल्यू निकाल लीजिए, T5 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो T3 की वैल्यू निकालें, T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 2, T3 की वैल्यू 10 कॉम्बिनेशन 2। और यहाँ देखिएगा 2 की पावर जो आपकी हो जाएगी, ये 2 की पावर 8 हो जाएगी, और है आपके पास 3x/8, और इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये T3 आपके पास हो गया। तो इसी तरह से T4 निकाल लीजिए, T4 आपके पास कितना हो जाएगा, T4 कितना हो जाएगा, T4 यहाँ से हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 3, और 2 की पावर हो जाएगा 3 हो रहा है तो यहाँ पर 7 होगा, और ये हो जाएगा 3x/8, और इसकी पावर हो जाएगा 3। इसी तरह से आप यहाँ से T5 भी निकालेंगे, T5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर 4 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 6 और इंटू 3x/8, और इसकी पावर जो होगी आपके पास कितनी होगी, 4 होगी। अब यही वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को लगा करके, यही वैल्यूज को लगा करके आप यहाँ से पुट कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या आ रही है। चलिए यहाँ से हमने निकाल दिया कि T4/T3 ले लिया हमने, T4/T3 ले लिया, तो T4/T3 यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये T4/T3 निकाल दीजिए। T4 आपकी क्या है, T4 ये 10 कॉम्बिनेशन 3, 2 की पावर 7, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर ये है, ये भी कैंसिल होगा, ये कैंसिल। ओवरऑल ये वैल्यू जो आपकी बन के आ रही है वो x/2 निकल के आ रही है, x/2 निकल के आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से T5/T4 निकाल दिया जाए, T5/T4 निकाल दिया जाए तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन 3 है तो 7 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 बार 10 9 और 8 जाएगा, 3 2 1 जाएगा, 7 यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 21/64 और इंटू एक्स के फॉर्म में आएगी, इसके फॉर्म में आएगी। क्योंकि मुझे कई बार मैं इसे निकाल चुका हूँ, इसीलिए मेरे माइंड में है कि इसकी ये वैल्यू आएगी, आप लोगों को निकालनी ही है, ठीक है। आप लोगों को निकालनी ही है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि ये तुरंत वो जो है कैलकुलेशन करके रख दिए हैं, क्योंकि पहले इसकी कैलकुलेशन कई बार मुझसे हो चुकी है ना, एक महीने के अंदर ही कई बार कैलकुलेशन हो चुकी है, इसीलिए वो मुझे ध्यान है कि यहाँ 21/64 हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैंने बहुत जल्दी कर लिया है, बस वो मुझे ध्यान है, वो मैंने लिख दिया है। आइए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यदि यहीं से हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ये वैल्यू हमारी इफ यदि यहीं से इम्प्लाइज करते हैं कि यदि T4/T3 है और ये वैल्यू यदि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा मोड ऑफ x/2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मोड ऑफ x है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगी। एंड अब देखिएगा दूसरी बात करें तो ये इसी तरह से 21/64 और ये आपने क्या लिया, यहाँ पर x लिया है, ये भी आपका इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मोड ऑफ x की बात करेंगे तो इज लेस देन एंड इक्वल टू 64/21 हो रहा है,
ये इक्वेशन सेकंड हो रहा है। अब इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में करोगे, देखिएगा इक्वलिटी हो रहा है, यहाँ से भी इक्वलिटी हो रहा है, तो सीधी सी बात है इंटरवल कैसा होगा, क्लोज इंटरवल ही होना चाहिए। चूँकि एक्स की जब यहाँ से हम बात करेंगे तो ये यहाँ से जो ये हो रहा है -64/21 इस तरह से लेकर के एक्स और ये 64/21 ये चीज़ करेगा, यानी इसके बीच में आएगी। लेकिन इसके बीच में देखेंगे कुछ छूट तो नहीं रहा है। यहाँ से यदि इसे हम लिखेंगे तो ये -2 से ये जो -2 है आपका, तो -2 ये इस तरह से जब हम लेंगे तो ये x यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ से ये इक्वल लिया है आपने, ये -2 और इज ग्रेटर देन आप लिख सकते हैं x, और इस तरह से आप ले सकते हैं वो 2 ले सकते हैं। अब इस केस में आप ले लीजिएगा, इन केस में आपको लगाना है कि कौन सी वैल्यू क्या होगी, यानी जो आपने क्या लिया था, अरे आपने जो फंक्शन में पढ़ाया था इनइक्वलिटी, उसी को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे -2 ये आपका कितना हो रहा है 21 या 63, यानी इसी में समा रही है, तो छोटा बड़ा करेंगे तो बीच वाला मिलेगा नहीं, साइड वाला मिलेगा, साइड वाला मिलेगा तो ये ओपन क्लोज इंटरवल पर मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपके पास जो सही है वो सेकंड ऑप्शन सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के, यानी जो बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स हैं, हमने आपको बताया था कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशंस लिए थे उसी में कोफिशिएंट्स थे, उन्हीं को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट्स के बारे में बात करेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में। तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, अरे 2 बार प्रॉपर्टीज लिख गया। वैसे ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही जब पढ़ाया था तो बता दिया था फर्स्ट लेक्चर में ही, है ना, इक्विडिस्टेंट विस्टेंट सब आपको बता दिया था, वही प्रॉपर्टीज हैं, बस यहाँ पर आपको लिखनी है। जैसे आपके पास 1 + x⁴ n है, इस एक्सपेंशन को जब आप ब्रेक करते हैं तो n कॉम्बिनेशन 0 + n कॉम्बिनेशन 1, और ये हो जाता है x + n कॉम्बिनेशन 2x² + n सो ऑन, और यहाँ पर आप आते हैं तो n कॉम्बिनेशन n और x⁴ आपका क्या हो जाता है n हो जाता है, ये है। यहाँ पर जो आपके पास ये हैं, ये nc1 है ना, nc2 और ये आपके पास ncn, यही आपके हैं, ये हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यही हैं आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बताया था पहले, लेकर के उन्हीं पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n, इसमें मैंने क्या बताया था एक्सपेंशन में, तो एक्सपेंशन जब इसका हम लेते हैं तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स होती हैं वो इक्विडिस्टेंट होती हैं, स्टार्टिंग से और लास्ट से वो इक्वल होती हैं। स्टार्टिंग से और लास्ट से यदि इक्विडिस्टेंट हो तो वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, वही यहाँ पर लिखना है। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n द कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स, द कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स, हालांकि इसे लिख देंगे, लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है, आप मैं बोलता जाऊं लिख देंगे तो ठीक है। इक्विडिस्टेंट ये बता चुका है, ये बता चुके हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ले लीजिए, एंड लास्ट से ले लीजिए, एंड द लास्ट आर इक्वल, ये कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट ये ले लिया आपने। सेकंड में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं
द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, द सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखिए यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आपके क्या होते हैं, एन कॉम्बिनेशन 0, एन कॉम्बिनेशन 1, एन कॉम्बिनेशन 2, या इसे केवल C0, इसको केवल जो लिखा जाता है इसे C0 भी लिख दिया जाता है, इसे केवल C1 भी लिख दिया जाता है, इसे C2 लिख दिया जाता है, इसे केवल CN भी लिख दिया जाता है। तो दोनों में से कोई भी लिखा मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, जो सम होता है वो क्या होता है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n इज, जो ये होता है ये 2 की पावर n होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो जाएगा दैट इज, यदि यहाँ पर C0 + C1 + C2 + एंड सो ऑन दोनों की हैबिट डाले रहिएगा, इस पर भी पूछा जा सकता है आपसे, और +CN = 2 टू द पावर n, ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब और यदि इसे बात करें तो इसे और भी आप क्या लिख सकते हैं, ये आप इसे और लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ये समेशन r की वैल्यू है जो 0 से लेकर के n है, और n कॉम्बिनेशन r = हो जाएगा 2 की पावर n, ये भी इसे आप लिख सकते हैं, ये भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग अगले नंबर पर बात करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, जो नोट बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और अक्सर पूछ भी लेता है कभी कभार, तो ये ध्यान रखना है आपको सभी प्रॉपर्टीज पर। अब यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगली प्रॉपर्टी अब मैं डायरेक्ट उस तरह से लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट में वैसे कर दे रहा हूँ। ये थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, और इस प्रॉपर्टी में है आपके पास, ये आपने ले लिया C0 + C2 + C4 + एंड सो ऑन, यानी 2, 4, 5 ये सम वाला प्लेस ले लिया, इक्वल टू, अब आप क्या ले लेते हैं, और इवन नंबर C1 + C3 और प्लस एंड सो ऑन, ये आप ले लेते हैं, या यहाँ पर लेना चाहें तो चलिए C5 और ले लिए, प्लस एंड सो ऑन ये ले लीजिए। ये जो वैल्यू होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वैल्यू कोफिशिएंट होते हैं, क्या होता है, 2 की पावर n-1 होता है, 2 की पावर n-1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है, आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है अच्छे तरीके से। चलिए अगला नंबर हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं एन कॉम्बिनेशन, इस पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एन कॉम्बिनेशन आर पर बात करते हैं। अब एन कॉम्बिनेशन आर की वैल्यू जो और होती है, ध्यान रखिएगा, ये n/r और n-1 कॉम्बिनेशन r-1 ये भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से और भी यदि से ब्रेक करना चाहें तो ये n/r इंटू n-1/r-1 और ये n-2 कॉम्बिनेशन और ये r-2 और इक्वल टू एंड सो ऑन, इस तरह से भी आप इसे बढ़ा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला एक नंबर और याद रखना है, जो मेरा दिल कहता है कि इस बार ये टीजीटी पीजीटी केवीएस किसी न किसी में ये पूछा जाएगा। ये अब पता नहीं पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक आत्मा से निकल रही है बात, वो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये है आपके पास C0 हो गया, -C1 हो गया, +C2 हो गया, यानी दोनों को सम कर दिया जा रहा है, घटा करके देखिएगा, -C4 हो गया, वो सॉरी -C3, +C4 हो जाएगा, माइनस एंड सो ऑन, और ये वैल्यू जब आपकी होगी तो ये कितनी हो जाएगी, लास्ट में चल करके +-1 की होल पावर n है, और ये Cn है, और बाय फाइनल जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। फाइनल जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वो मिडिल टर्म पर बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे वो मिडिल टर्म पर बात करेंगे, मिडिल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, middle terms in the binomial expansion।
यानी बीच की टर्म क्या होगी भाई, सम संख्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसे इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं तो मिडिल टर्म आपके पास 2 होंगी, और यदि ऑड नंबर है एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो आपके पास क्या होगी फिर 1 होगी, ये चीज होगी। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स, चलिए पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उनको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं इन x प्लस ए की होल पावर n में, इन x प्लस ए की होल पावर n में बात कर रहे हैं। तो ये आपकी टर्म कितनी होती हैं, n प्लस 1 होती हैं। ये आपके पास जो टर्म्स होती हैं वो n प्लस 1 टर्म्स होती हैं। अब फॉर यहाँ पर हमने ले लिया कि यदि यहाँ n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी, और यदि ये ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, इवन हो जाएंगी, ये हो जाएगा। इसी पर हम लोग बात करते हैं। आइए यहाँ पर हम लेंगे फॉर, फर्स्ट यहाँ पर हमने ले लिया फॉर n, जो हमने ले लिया वो क्या ले लिया, इवन ले लिया, हमने क्या ले लिया, इवन ले लिया, इवन ले लिया। तो यहाँ से मिडिल टर्म जो हमको मिलेगी वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये जो मिडिल टर्म है हमारे पास, ये मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ये n आपके पास इवन है, ठीक, तब आपके पास जो मिडिल टर्म होती है ये होती है ये, क्योंकि इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड होंगी तो ये हो जाएगा आपके पास n/2 प्लस वंथ टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यदि इसमें n यदि आपके पास इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ऑड होंगी तो n/2 प्लस वंथ टर्म होगी, यही आपके पास मिडिल टर्म होगी, ध्यान रखना है। सेकंड पर हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर n इक्वल टू, यदि आपने क्या ले लिया, ऑड है, यानी यदि यहाँ ऑड होगा तो यहाँ इवन होगा, तब 2 टर्म आपके पास होंगी, 2 टर्म मिडिल टर्म होंगी। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे ये मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म्स होती हैं, ध्यान रखिएगा वो कौन कौन सी होंगी, एक तो n+1 टूथ टर्म होगी, टूथ टर्म, और दूसरी जो होगी आपके पास एंड, दूसरी होगी वो n+3 टूथ टर्म होगी, ये टर्म आपके पास होंगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 टर्म आपके पास क्या होंगी, मिडिल टर्म्स होंगी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, वो अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिएगा एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दे दिया गया है। यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो n की वैल्यू है वो कौन सी दे दी, 7 दे दी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 8 होंगी, 8 होंगी, तो बीच की टर्म कौन कौन सी होगी, एक आपकी टर्म जो होगी बीच की वो कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मिडिल टर्म्स, यहाँ पर जो आपके पास मिडिल टर्म्स निकल के आ रही हैं वो कौन कौन सी निकल के आ रही हैं, मिडिल टर्म्स, एक आपने पढ़ा था n+1/2, यानी 7+1/2 टर्म होगी एंड, और दूसरी जो आपके पास होगी वो होगी 7+3/2, ये होगी। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो ये 4th टर्म एंड 5th टर्म, ये आपके पास क्या होंगी, मिडिल टर्म होंगी, 4th टर्म और 5th टर्म इसकी क्या होंगी, मिडिल टर्म होंगी। तो यहाँ से T4 आप निकाल दीजिए, T4 इक्वल टू आप करेंगे तो T3+1 हो जाएगा, है ना, अब आप निकाल दीजिएगा, और यहाँ से T5 की बात करेंगे तो T4+1 हो जाएगा, ये अब आप निकाल दीजिएगा। अब जब आप ये निकाल लेंगे, चूँकि आप ये TR+1 तो कई ढेर सारे क्वेश्चनों में आपने निकाल दिया, तो इसे आप आराम से निकाल सकते हैं दोनों को। तो संभवतः ये जो आपका आएगा ये आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 4th ऑप्शन सही आना चाहिए, 4th ऑप्शन सही आना चाहिए, ये चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है 4th ऑप्शन ही सही आना चाहिए, लेकिन चेक कर लीजिएगा आप लोग, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा 4th ही आना चाहिए वैसे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करेंगे, और ये एग्जाम्पल है आपके पास द कोफिशिएंट्स ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स in the expansion of 1 + x to the power n whole power n are in ratio 1, 7,
और ये दिया है 42। देन तब यहाँ से n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आपको दे दी है वो क्या दे दी है, ये आपको दे दिया है कि n कॉम्बिनेशन r-1। भाई यही कोफिशिएंट की बात कर रहा है ना। तो कौन कौन से की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कोफिशिएंट्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, तो हमने r पर मान लिया, और ये हमारे पास हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r, और ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r+1 इक्वल टू 1:7:42। ये ले लिया। यहाँ से अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यदि यहाँ से दैट इज यदि हम यहाँ से लेते हैं तो ये हो जाएगा n कॉम्बिनेशन r-1 अपॉन n कॉम्बिनेशन r की बात करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये देखिएगा r अपॉन जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा n-r+1 ये बचेगा, और इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है आपका n कॉम्बिनेशन r, ये 1/7, ये 1/7 हो गया। इस तरह से आप इसे रख सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जो वैल्यू होगी n और r के फॉर्म में वैल्यू आपको मिल जाएगी, n और r के फॉर्म में। अगला जो आप ले सकते हैं वो क्या ले सकते हैं, n कॉम्बिनेशन r अपॉन n कॉम्बिनेशन r+1 इक्वल टू, जब इसे निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा r+1 अपॉन n-r। क्योंकि ये वैल्यू फिक्स वैल्यू हैं, ये ध्यान में रखेंगे वही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिक्स वैल्यू में वैसे कटती हैं, उसी से ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कुल मिला करके ये हो जाएगा आपके पास 7/42। यहाँ से भी n और r के फॉर्म में, n और r के फॉर्म में आप क्या करेंगे, ये रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू लें तो आपका हो जाएगा 7n हो गया। यहाँ से लेना चाहें तो आपका हो जाएगा 7n हो जाएगा -7r, और ये आपके पास हो जाएगा -8r हो जाएगा, और ये +1, ओफो 7n इधर होगा, सॉरी गलती हो रही है थोड़ा सा कैलकुलेशन में। देखिए n-r प्लस ये हो रहा है 7 जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा n-8r हो जाएगा, और इक्वल टू आपके पास जो होगा वो क्या हो जाएगा -1, इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा -1। ये अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ से भी इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या देगा, n-7r इक्वल टू 6, n-7r इक्वल टू दे देगा 6। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्विंग फॉर n एंड r, n और r के लिए सॉल्व कर लीजिए। जो भी वैल्यू आएंगी, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दीजिएगा यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी। तो संभवतः n की वैल्यू जो आपकी आएगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। n की वैल्यू जो आपके पास आएगी वो क्या होगी, 7 होगी। आइए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं वो अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल है आपके पास 18। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द होल पावर n द कोफिशिएंट्स ऑफ 5th, 6th एंड 7th, 5th, 6th एंड 7th ये दे दिया है आपको। तो जैसे ये अभी आपने निकाला था उसी तरह से आप इसे रख भी सकते हैं। टर्म्स आर AP में दे दिया गया है, तो इनके 5th कोफिशिएंट 6 और 7 तीनों को लेंगे, AP में रख देंगे। इसका मतलब क्या होगा, जो बीच वाला होगा वो दुगना होगा उन दोनों का। तो चलिए सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। तो इसका मतलब आपका पास क्या हो जाएगा, जो बीच वाला होगा वो कितना होगा 2, n कॉम्बिनेशन 5 हो जाएगा। n कॉम्बिनेशन 5 कौन सा दे रहा है, 5th, 6th एंड 7th। क्योंकि 6 वाले में r+1 बनेगा तो ये 5+1 बनेगा, 4+1 बनेगा, ये 6+1 बनेगा, तो वो हमने लेकर के यहाँ पर लगा दिया है। और ये हो जाएगा आपका n कॉम्बिनेशन 4 और प्लस हो जाएगा n कॉम्बिनेशन 6, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करिए, यहाँ से आप इसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो बताइए, चलिए मैं कर ही दे रहा हूँ। फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 2, और ये हो जाएगा आपके पास n अपॉन जो आपके पास क्या हो रहा है, n कॉम्बिनेशन 5 है, तो इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास n फैक्टोरियल, ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन ये होगा 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल, ये हो गया। और इक्वल टू यहाँ पर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा
n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल और प्लस ये आपने आगे का करा, ये लिख दिया आपने n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। अब इन सबको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करेंगे और फैक्टोरियल जब ब्रेक करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2 हो गया, ये 2 हो गया आपके पास। और 2 के बाद में यदि आप यहाँ पर लेते हैं तो आप यहाँ पर ले लीजिएगा n फैक्टोरियल आप ले रहे हैं, तो n फैक्टोरियल में जब करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 और n माइनस 4 अपॉन तब आपका 5 फैक्टोरियल होगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल होगा। इस तरह से आप इसे बढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी ये बड़ी होती चली जाएगी, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होती चली जाएगी। यदि इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा। 2 अपॉन जो 2 अपॉन आएगा वो 5 अपॉन n माइनस 5 आएगा। इस तरह से उधर जो आएगा आपके पास वो 1 अपॉन n, ये 1 अपॉन n माइनस 4 और इसके फॉर्म में आएगा। यहाँ पर जो आपका आएगा ये वो आएगा। पहली चीज़ तो ये है कि वैसे अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ से n फैक्टोरियल हटा दीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, नहीं तो इस तरह से बहुत बड़ा हो जाएगा आपके पास। चलिए यहाँ से ऊपर से n फैक्टोरियल हटा दीजिए और नीचे से आप देखेंगे तो ब्रेक भी कर लीजिए। ब्रेक क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है तो ये 5 फैक्टोरियल को आप करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये n माइनस 5 है तो इसे यदि आप करना चाहेंगे तो n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल ये हो जाएगा इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो आपने ऊपर वाला ये गायब कर दिया, ठीक है, कॉमन लेके दोनों ओर से हटा दिया है। और यदि लेना चाहें तो लीजिए, मैंने यहाँ पर n फैक्टोरियल इधर मैंने ले लिया है जिससे कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना हो। लीजिए n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है, कन्फ्यूजन में ना पड़े आप, इसीलिए 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 हो गया, n माइनस 5 हो गया और ये हो जाएगा n माइनस 6 फैक्टोरियल, ये ले लिया। अब यहाँ पर आप लेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल की बात हो रही है तो 1 अपॉन 6 हो गया और इंटू 5 हो गया इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और n माइनस 6 फैक्टोरियल आपने ये ले लिया। चलिए n फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बचेगा आपके पास ये बचेगा 2 अपॉन 5 n माइनस 5 और इक्वल टू यहाँ से जो बचेगा आपके पास 1 अपॉन n माइनस 4 और n माइनस 5 ये बचा। यहाँ से बचेगा प्लस ये बचेगा 1 अपॉन 30, ये बचेगा 1 अपॉन 30। सॉरी यहाँ पर हमने वो इधर वो नहीं लगाया है तो हटा दीजिए इसको। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। अब आराम से फैक्टर्स आप कर सकते हैं। तो जब फैक्टर्स करेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा जो n की वैल्यू आएगी, ये n की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आएगी 7 and 14, 7 and 14 ये वैल्यू निकल के आएगी। अब आप देखिएगा 7 and 14 आपका कौन सा है, क्योंकि नेगेटिव में तो वैल्यू होनी नहीं चाहिए तो ये भी नहीं सही होगा, ये भी सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सही होगा, 7 अपॉन 14 ये आपके का सही आंसर हो गया। आइए अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में आपका क्या है, अगले एग्जाम्पल में दिया है कि लेट r इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 प्लस 11 2n प्लस 1 एंड f इक्वल टू r माइनस r, और ये आपका दे दिया है वेयर r डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x देन r इंटू एफ। तो देखिएगा वैसे इसे जब आप करेंगे तो वैसे मैं तो यही सलाह दूंगा कि इसका आप डायरेक्ट 4 की पावर 2n प्लस 1 होता है, 4 की पावर 2n प्लस 1 होता है, सम रिजल्ट्स की तरह से आप तैयार कर लीजिए, है ना। और वैसे करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आपकी वो कर रही है ना। क्योंकि यहाँ पर जो अंदर की वैल्यू है, जो ये अंदर की वैल्यू है, ये अंदर की वैल्यू आपकी
देखिए मुझे लग रहा है यहाँ से ये नेगेटिव है, ये गलती से पॉजिटिव लग गया है यहाँ पर, ये उसमें जो है नेगेटिव साइन है और ये गलती से पॉजिटिव लग गया है। नहीं पॉजिटिव है, नेगेटिव पर लगा के रख दीजिएगा इसको। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहले इसका एक कोई वो मान लीजिए, जी मान लिया आपने, और जी को हमने इस तरह से मान लिया कि यदि 5 माइनस 11 टू द पावर 2n+1 यही ले लिया हमने। ये जी दूसरा हमने एक पॉजिटिव में था और ये दूसरा हमने जी ले लिया, ये हमने किस में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया, नेगेटिव में ले लिया। तो अब हम यहाँ पर ये जानते हैं, सिंस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास है 5 माइनस 11, ये वैल्यू है 5 हो गया और इसकी वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी होगी और ये 2 दशमलव कुछ ये निकल के आता 2.75, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 10, 3 13, यानी निश्चित रूप से वैल्यू होगी वो कैसी हो रही है, 1 से लेस देन। चलिए 1 से ये लेस देन हो रही है तो ये 1 से हमने क्या कर दिया, लेस देन कर दिया। ये 1 से हमने क्या कर दिया, लेस देन कर दिया, और 0 से आपकी कैसी होगी, ग्रेटर देन हो गई। 0 से ये आपकी ग्रेटर देन हो गई। तो एक बार जैसे r प्लस जी और r माइनस जी निकालते थे वही लगाएंगे, ये इंटीजर आएगा, फिर आएगा यही फाइनली रिजल्ट जो आपका निकल के आएगा वो ये आएगा। सम रिजल्ट्स के फॉर्म में आप याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। आइए अब हम लोग जो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये 5 + 2√6 है, ये भी सम रिजल्ट के ही फॉर्म में यदि आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी वैल्यू जो है वो 1 आती है, सम रिजल्ट्स के फॉर्म में भी आप इसे ध्यान रखिएगा तो ये वैल्यू आपकी क्या आती है, 1 आती है। आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।